मैथ्स के मुतालिक जो कॉन्सेप्ट है, ये वर्ड आपने 3-4 अंदाज में सुन रखा होगा। एक हमारे पास टर्म यूज़ की जाती है एटॉमिक मैथ्स, देन आप सुनते होंगे मैथ्स नंबर के हवाले से भी टर्म मौजूद है, फिर रिलेटिव एटॉमिक मैथ्स और एवरेज एटॉमिक मैथ्स। इन टर्म्स में बुनियादी क्या फ़र्क मौजूद है, तो इसको सॉल्व करते हैं एक एमसीक्यू से। बेटा एमसीक्यूज की स्टेटमेंट हमारे पास है, मास ऑफ ऑक्सीजन एटम इज 15.994 AMU। AMU एटॉमिक मास यूनिट को कहते हैं। एटम चूंकि बहुत ही स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, तो बेटा एटम के मास को हम ग्राम्स में या किलोग्राम्स में नहीं लिखते, बल्कि एक बहुत ही छोटे यूनिट AMU में हम इसे एक्सप्रेस करते हैं। तो ऑक्सीजन का मास जो है वो 15.994 AMU है। बेटा कौन सी टर्म है जो प्रॉपरली इसको रिप्रेजेंट करेगी इस मास को, तो ए ऑप्शन है इसमें एटॉमिक मास, बी ऑप्शन है मास नंबर, सी ऑप्शन है रिलेटिव एटॉमिक मास और डी है एवरेज एटॉमिक मास। तो बेटा एटॉमिक मास क्या होती है, हम एटॉमिक मास को यूँ लिखते हैं कि एक एटम के अंदर जितने फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, फंडामेंटल पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स, इनका जो मास है उनको आप सम अप कर दीजिए। तो जब आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास को सम अप कर देंगे तो आपके पास जो मास बनेगा वो एटम का मास बन जाएगा। जिस तरह के ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद है 8, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8 इसमें प्रोटॉन्स हैं और 8 इसमें क्या है, न्यूट्रॉन्स हैं। तो आप इलेक्ट्रॉन की मास 9.11 10⁻³ किलोग्राम्स, एक इलेक्ट्रॉन का मास 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 इलेक्ट्रॉन का मास आ जाएगा। सिमिलरली प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास को निकाल के आप सम अप कर दीजिए, दैट मास वुड बी कॉल्ड एज एटॉमिक मास। नेक्स्ट हमारे पास होता है मास नंबर। अब मास नंबर क्या टर्म है, बेटा मास नंबर हम कहते हैं जब हम प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को आप क्या कर दे, ऐड कर दे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो मजमूई तादाद है उसे हम मास नंबर कहते हैं। इसे ए से रिप्रेजेंट किया जाता है और ये हमेशा एक होल नंबर वैल्यू आती है, यानी 16, 15, 14 ये पॉइंट्स में नहीं आएगी। फिर एक टर्म हम यूज़ करते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। बेटा रिलेटिव एटॉमिक मास जिस तरह के नाम है, रिलेटिव निस्बत से, ताल्लुक से, जब हम किसी भी एलिमेंट का मास किसी और एलिमेंट के साथ कंपेयर करके मुआजना करके आप निकालते हैं उसको। जिस तरह हम किसी भी एलिमेंट के मास को कंपेयर करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, बेटा हम कार्बन के 12 आइसोटोप को यूज़ करते हैं। तो ऐसी मास जो किसी और एटम के साथ कंपैरिजन से निकाली जाए, कंपेयर करके निकाली जाए, और कंपैरिजन के लिए हम जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं बेटा दैट इज कॉल्ड मास स्पेक्ट्रोमीटर। तो आप मास स्पेक्ट्रोमीटर में कार्बन एंड देन जो आपके पास आइसोटोप जिसका के मास मालूम करना मकसद हो उसको रन करते हैं, तो आप मास को डिटरमिन कर सकते हैं। तो ऐसी मास जो किसी और के कंपैरिजन से निकाली जाए दैट इज कॉल्ड रिलेटिव एटॉमिक मास। और आम तौर पे जब हम मास को मालूम करते हैं तो हम कार्बन के साथ कंपेयर करके मास को मालूम करते हैं। और ये जो मास है 15.994 बेटा ये रिलेटिव एटॉमिक मास कहलाएगा, क्योंकि ये कार्बन के साथ कंपैरिजन से इसको डिटरमिन किया जाता है। और लास्ट में हमारे पास होता है एवरेज एटॉमिक मास। बेटा अगर बहुत से आइसोटोप्स मौजूद हों तो हर आइसोटोप के मास को उसकी अबंडेंस के साथ मल्टीप्लाई करके फिर 100 से डिवाइड कर दिया जाता है, जिस तरह जो कि हमारे पास आएगा फिर एवरेज एटॉमिक मास। हम आमतौर पे जो मास मालूम करते हैं वो कंपैरिजन से करते हैं, कार्बन के साथ कंपेयर करके, जिसे हम कहते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। तो बाय डेफिनेशन ये होता है मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट। तो एटम और एलिमेंट का भी फर्क पता होना चाहिए आपको। बेटा एक जैसे एटम अगर इकट्ठे हो जाए तो एलिमेंट कहलाता है, ठीक है, और उस किसी एक एलिमेंट का एक जो जर्रा होगा, एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा, दैट इज कॉल्ड एन एटम। तो मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट एज कंपेयर टू द मास ऑफ कार्बन टेकन एज 12। तो बेटा हम कार्बन 12 के साथ क्या करते हैं, किसी भी एलिमेंट का मास जब कंपेयर करते हैं, कंपैरिजन से मालूम करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड रिलेटिव एटॉमिक मास। इसमें कुछ क्वेश्चंस आपके जहन में यकीनन आ सकते हैं, और वो ये है कि कार्बन को ही हम सिलेक्ट क्यों करते हैं, कोई और हम स्टैंडर्ड क्यों नहीं लेते, वाई कार्बन। तो बेटा 1932 से पहले हम कार्बन की बजाय हाइड्रोजन से कंपेयर करते थे।
हाइड्रोजन को स्टैंडर्ड यूज़ किया जाता था, लेकिन उसमें प्रॉब्लम यह है कि हाइड्रोजन अर्थ क्रस्ट में यानी सरफेस पे, ज़मीन पे बहुत कम पाया जाता है। और दूसरा ये कि ये एटम की फॉर्म में बहुत ही नापैद है, ये एटम की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, बल्कि ये एक मॉलिक्यूल होता है H2। तो एटम का मास अब मॉलिक्यूल के कंपैरिजन से निकालना कोई इतना अच्छा काम नहीं होगा। इसमें हम यूज़ किया 1932 के बाद आपने 1974 तक ऑक्सीजन को भी स्टैंडर्ड के तौर पे यूज़ किया जाता रहा, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो कोरोना अर्थ पे मौजूद तो है, लेकिन ये भी मॉलिक्यूल की फॉर्म में है। और 1974 के बाद हमने कार्बन को सिलेक्ट किया, इसकी जो है वो चंद एक बहुत ही अहम खसूसियात की बुनियाद पे। इसमें से एक खसूसियत ये है कि ये वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल आइसोटोप है। फिर ये एटम की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। कार्बन को जब भी आप लिखते हैं सिर्फ कार्बन का एक एटम लिखते हैं C, तो इसमें हमारे पास फ्री स्टेट में पाया जाता है, स्टेबल स्टेट में पाया जाता है। और फिर मिलियन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो तो उनका ताल्लुक डायरेक्ट कार्बन से है, तो कार्बन बहुत से कंपाउंड्स बनाता भी है। बेटा कार्बन का अपना मास जो है वो 12 एग्जैक्ट कैसे है? बेटा ये स्टैंडर्ड है, और स्टैंडर्ड को जिस तरह आप 1 मीटर रॉड को जो स्टैंडर्ड है तो उसे मान लिया जाता है कि ये 1 मीटर है, और उसके साथ फिर कंपेयर किया जाता है। बुनियादी तौर पे हमने कार्बन का मास नंबर लिया हुआ है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद, इस वजह से ये एग्जैक्ट 12.000 है, ये स्टैंडर्ड के तौर पे लिया गया है। और कार्बन के चूंकि 3 आइसोटोप्स हैं, कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14, और सबसे स्टेबल आइसोटोप जनरली वो होता है जिसमें न्यूट्रॉन से प्रोटॉन की जो रेशो है वो उसका आंसर 1 के करीब करीब रहे। मिसाल के तौर पे इसमें न्यूट्रॉन्स की तादाद कार्बन में 6 है और प्रोटॉन्स की तादाद भी क्या है? 6 है, तो आपका आंसर 1 है। तो अगर हम यहाँ पे 7 न्यूट्रॉन्स की तादाद रखते और यहाँ पे प्रोटॉन की तादाद तो 6 ही, तो आंसर ग्रेटर, जितना आंसर 1 से दूर जाता जाएगा वो आइसोटोप उतना ही अनस्टेबल होता जाएगा। ये कॉन्सेप्ट जो है सिर्फ आप हाइड्रोजन पे अप्लाई नहीं करेंगे, उसके अलावा बाकी तमाम एलिमेंट्स पे ये एप्लीकेबल है। तो एक बात हमने यहाँ से ये भी सीखी कि वाई कार्बन को क्यों हम सेलेक्ट करते हैं स्टैंडर्ड के तौर पे। बहरहाल हमने कार्बन को सिलेक्ट किया है और हम कार्बन से ही कंपेयर करते हैं बाकी एलिमेंट्स का मास मालूम करने के लिए। और फार्मूला जो है हमारे पास रिलेटिव एटॉमिक मास को मालूम करने का वो ये है कि किसी भी एलिमेंट का मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट डिवाइडेड बाय 1/12 ऑफ द मास ऑफ द कार्बन। कार्बन के 1/12वें हिस्से से कंपेयर करना है। कार्बन के अंदर टोटल 12 न्यूक्लियाई हैं और 1/12 का मतलब है 1 AMU के साथ। अच्छा, इसमें हम एक बात तो ये देखते हैं कि जब हम कार्बन के साथ 1/12 के साथ कंपेयर करते हैं, बेटा इसको यहाँ पे आपने यूँ नहीं करना कि 1/12 है तो ये 12 ऊपर चले जाए, ये बेहतर नहीं होगा। 1/12 का मतलब है कार्बन का 12वां हिस्सा, उसके साथ आप कंपेरिजन इसका करेंगे, यानी 1 AMU, 12वां हिस्सा 1 AMU के बराबर ही आएगा। जी हाँ, मैग्नीशियम का अगर मास मालूम करना हो कार्बन के 1/12 से, ये बात भी अक्सर बच्चों से पूछ ली जाती है कि अगर हम मास ऑफ एन एलिमेंट यानी मास ऑफ मैग्नीशियम निकालना हो, मैग्नीशियम का मास ऊपर आएगा डिवाइडेड बाय 1/12 मास ऑफ कार्बन, तो कितना मैग्नीशियम का मास आएगा? बेटा जब हम 1/12 कार्बन से कंपेयर करेंगे तो कार्बन का 1/12 कितने 1 AMU, तो मैग्नीशियम का मास उससे 24 टाइम्स चूंकि ज़्यादा है, तो आंसर आपका क्या आएगा? 24 AMU। लेकिन अगर हम इस 1/12 को रिप्लेस कर दें 1/6 के साथ, 1/12 को 1/6 के साथ रिप्लेस कर दें, पहली बात तो यह है कि इसको आप मैथमेटिकली भी सॉल्व कर सकते हैं और वो भी मुश्किल नहीं है। ये देखिए, आप पहली बात तो ये आप डिवाइड कर रहे हैं, 1/12 से डिवाइड कर रहे हैं आप। अब 1/12 वर्सेस 1/6 विच इज ए ग्रेटर वैल्यू, ये 1/12 बड़ी वैल्यू है या 1/6 बड़ी वैल्यू है? मैथमेटिकली ये आपको बड़ी मुश्किल नहीं लगनी चाहिए बात। 1/6 जो है ये ट्वाइस ग्रेटर है 1/12 से, ये 1/6 बड़ी वैल्यू है, ठीक है। डिवीजन में जो आंसर जो छोटा होता है वैल्यू, बेसिकली वो वैल्यू को बड़ा करता है, तो 1/6 इज अ ग्रेटर वैल्यू। अगर 1/12 की जगह पे 1/6 रखा जाए
तो फिर आंसर पे क्या फर्क पड़ेगा बेटा। 1/12 पहले आप छोटी वैल्यू से डिवाइड कर रहे हैं, ये बात हमने अभी, आप अपने जहन में मेक श्योर करिए कि 1/12 जो है वो स्मॉल वैल्यू है। पहले आप स्मॉल वैल्यू से एक चीज़ को डिवाइड कर रहे थे, अब आपने एक बड़ी वैल्यू से डिवाइड करना शुरू कर दिया। तो जब आप बड़ी वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर यकीनन छोटा होता जाएगा। तो अगर आप मैग्नीशियम विद 1/12 के साथ करते हैं तो बेटा मैग्नीशियम का मास आता है 24 AMU। लेकिन जब हम इसे 1/6 के साथ कंपैरिजन करते हैं, ठीक है, अगर हम ऐसा करें, अब आप सोच सकते हैं ये क्यों किया गया। जस्ट एक चीज़ को आपने कंसिडर करना है कि 1/12 की बजाय 1/6 हो तो मैथ्स पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो बेटा आपने चूंकि 1/12 से 1/6 में आना है, आपने वैल्यू छोटी से बड़ी कर दी है। तो जो डिविजिबल है, जो डिवाइडर है वो छोटा कर दिया, बड़ा वैल्यू कर दी वो आपने। तो आपके पास बड़ी वैल्यू से डिवाइड करने से क्या होगा, आंसर स्मॉल हो जाएगा। तो इसका आंसर स्मॉल हो जाएगा, यानी फिर आंसर आएगा 12 AMU आंसर आएगा अगर हम कार्बन को 1/6 कंसिडर करें 1/12 की बजाय। इवन अगर हम 1/3 कंसिडर करें, 1/3 बहुत बड़ी वैल्यू हो जाएगी उसकी, तो फिर आंसर और छोटा होगा, कितना हो जाएगा 6। ठीक है, तो जितनी ये वैल्यू आप बड़ी करती जाएंगे, जो डिवाइडर है, उतना जो है वो मैथ्स कम होता जाएगा। ये भी एक कॉन्सेप्ट आपने देखना था। फिर हमारे पास कुछ जनरल टर्म्स हैं, कुछ जनरल MCQs हैं, इसमें से उनको डिस्कस करते हैं। मिसाल के तौर पे पहला MCQ है 12 AMU हैज़ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। 12 AMU के अंदर कार्बन के कितने एटम्स आएंगे। बेटा 12 AMU अगर आप गौर फरमाएं तो कार्बन के एटम का, एक एटम का मास कितना होता है, 12 ग्राम नहीं होता। 12 ग्राम का मतलब बहुत ज़्यादा वैल्यू हो जाएगी फिर तो। कार्बन के एक एटम का वजन होता ही 12 AMU है। तो 12 AMU के अंदर कार्बन के कितने एटम्स आएंगे, ऑप्शन ए ही इसमें ठीक है, 1 एटम आएंगे। ठीक है, हाँ अगर मैं यहाँ पे लिखता 12 ग्राम्स जो है वो कार्बन हैज़ हाउ मेनी नंबर ऑफ एटम, 12 ग्राम, तो 12 ग्राम कार्बन कितना होगा, कार्बन का मास 12 AMU है। हमने इसे ग्राम में रिप्रेजेंट कर लिया। तो जब आप किसी एटम के एटॉमिक मास को जो कि AMU में होता है ग्राम में रिप्रेजेंट कर ले तो इसे हम कहते हैं मोल। और एक मोल के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे, Na। तो अगर यहाँ पे AMU, जिस तरह अगर मैं मैग्नीशियम के लिए करूँ तो 24 AMU हैज़ नंबर ऑफ मैग्नीशियम एटम, तो 24 के अंदर उसका एक एटम होगा। जो मैस है ये एक एटम का ही मैस है। इसी तरह से हाँ यहाँ पे अगर ग्राम कर दिया जाए तो फिर आपके पास आंसर क्या होगा, 12 ग्राम के अंदर एवोगैड्रोस नंबर यानी 1 मोल की तादाद आ जाएगी। और ये आंसर किसी तौर भी करेक्ट नहीं है, दोनों ऑप्शन। तो आपने इस तरह से भी MCQs को देखना होता है। फिर हमारे पास एक और MCQs है कि 1 AMU इज इक्वल टू, अब बहुत आसान कुछ वैल्यूज तो किताब में मौजूद है, 1 AMU कितने के बराबर है ग्राम्स में, लेकिन यहाँ पे वो वैल्यू मौजूद नहीं है। तो आपने इसको देखना है कि 1 AMU किसके इक्वल होगा। ठीक है, इसका सॉल्यूशन बेटा यहाँ पे मौजूद है, वो क्या है, 1 AMU आपको पता होना चाहिए, दैट इज इक्वल टू 1.667 मल्टीप्लाई बाय 10⁻24 ग्राम्स के या 27 किलोग्राम्स के। तो यहाँ पे ये वैल्यू हमने लिख दी 1 AMU की। अब ये जो वैल्यू है ये वैल्यू कहाँ से हमारे पास आती है बेटा, ये वैल्यू हमारे पास आती है जब हम 1 को डिवाइड करते हैं एवोगैड्रोस नंबर से। अब अपने कैलकुलेटर पे करके देख सकते हैं ये कि ये जो वैल्यू है ये इसके इक्वल है। और 1/6.02 10⁻23 को 1/Na भी कहा जा सकता है। तो इसका मतलब है कि जो आपका 1 AMU है वो इसके इक्वल तो है ही है, इसके भी इक्वल है और Na के भी इक्वल है। तो बेटा ये आपके पास 1 AMU इक्वल्स टू Na, ये वाला ऑप्शन जो है वो ठीक होगा। तो इसको दो तरह से आपने सीखना है। एक आपने सीखना है 1 AMU इतने ग्राम्स के बराबर है, एक आपने सीखना है 1 इस वैल्यू के बराबर है और फिर ये वैल्यू कहलाती है Na। ठीक, तो ये MCQ को आपने इस तरह से भी सॉल्व कर लेना है। फिर हम यहाँ से ये भी देख सकते हैं कि 1 ग्राम कितने AMU के बराबर है। तो बेटा वो भी मुश्किल नहीं होगा। अगर हम देखेंगे 1 ग्राम तो ये वैल्यू यहाँ पे बटे में आएगी और इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर Na आ जाएगा। तो 1 ग्राम Na के बराबर होगा। ठीक है, तो ये आपने कुछ रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं उनको साथ में लेके चलना है। फिर हमने देखना है कि ये जो लास्ट बात थी कि एवरेज एटॉमिक मास, बेटा या फ्रैक्शनल एटॉमिक मास ये क्या होता है। अगर हमारे पास एक से ज़्यादा आइसोटॉप्स मौजूद है, जिस तरह नियॉन के आइसोटॉप्स की तादाद होती है 30, नियॉन के आइसोटॉप्स की तादाद है 3, इनमें से एक नियॉन का आइसोटॉप है वो 20, फिर है 21,
और फिर है नियॉन 22। तो 3 आइसोटॉप्स हैं जिनकी अबंडेंस 90.92, 0.26, 8.82% है। अब जब आप इनकी बेटा आप क्या करेंगे, 3 आइसोटॉप्स हैं, अब आपने इनका एवरेज निकालना है। और एवरेज का एक तरीका तो ये होता है कि आप सभी के मैथ्स को ऐड करके डिवाइड कर दें, उनकी टोटल जो है वो फ्रीक्वेंसी यानी तादाद से डिवाइड कर दें। तो 20, 21 और 22 को जमा करके 3 पे डिवाइड कर दें, दैट इज कॉल्ड एवरेज। लेकिन एवरेज की एक और किस्म जिसे कहते हैं फ्रैक्शनल एटॉमिक मास, उसमें क्या करना होता है, मास को अबंडेंस से मल्टीप्लाई करके फिर जमा करना होता है दूसरे की मास को, और उसको अबंडेंस से मल्टीप्लाई करके फिर, और लास्ट में चूंकि हमारे पास अबंडेंस परसेंटेज में होती है तो इसको खत्म करने के लिए हम 100 से डिवाइड करेंगे। और इस तरह अगर हम नियॉन का निकालते हैं तो बेटा ये आता है 20.18 AMU, दैट इज कॉल्ड फ्रैक्शनल एटॉमिक मास। अच्छा, अगर आपको फ्रैक्शनल एटॉमिक मास दे दिया जाए और कहा जाए, ये देखिए जिस तरह नियॉन, सवाल ये इस तरह से क्रिएट किया जा सकता था कि नियॉन हैज 3 आइसोटॉप्स एंड इट हैज फ्रैक्शनल एटॉमिक मास 20.18। कौन सा नियॉन का आइसोटॉप ऐसा है जो सबसे ज्यादा अबंडेंट है, यानी ये देके अबंडेंट पहले ना दी जाए, अबंडेंस ना दी जाए और आपको ये मैसेज दे के कहा जाए कि इनका फ्रैक्शनल एटॉमिक मास ये आता है, बताओ इन तीनों में से सबसे ज्यादा अबंडेंस किसकी होगी। बेटा उसका आसान तरीका ये होता है कि आपके पास जो आंसर आया है वो आंसर किस आइसोटॉप के ज्यादा करीब तरीन है। तो यहाँ पे 3 आइसोटॉप्स थे, इन तीनों आइसोटॉप्स में देखिए किसके ये ज्यादा करीब वैल्यू आ रही है, 20, 21, 22 के। तो ये 20.18 इज क्लोजर टू दी 20 वैल्यू, इसका मतलब है नियॉन 20 की अबंडेंस सबसे ज्यादा होगी। अच्छा चलिए, इसी के रिगार्डिंग एक एमसीक्यूज आप सॉल्व करिए, स्टेटमेंट को पढ़िए, वीडियो को रोकें और खुद से आंसर तलाश करें। बोरॉन हैज फ्रैक्शनल एटॉमिक मास 10.8 AMU, व्हिच ऑफ द आइसोटॉप ऑफ बोरॉन हैज ग्रेटर अबंडेंस। तो बेटा बोरॉन के बुनियादी तौर पे आइसोटॉप्स 2 ही होते हैं, एक बोरॉन 10 और एक बोरॉन 11। तो बेटा अब आप देखिए कि इनमें से कौन सा आंसर जो है वो ठीक होगा, A वैल्यू, B वैल्यू, C और D वैल्यू। तो आपके पास ये 10.8 है बेटा, ये किसके क्लोज है, ये क्लोज है 11 के, तो इसकी अबंडेंस ज़्यादा होगी, ऑलमोस्ट 80% ये पाया जाता है और 20% ये पाया जाता है। फ्रैक्शनल एटॉमिक मास के लिहाज से इन 2 एग्जांपल्स को बुक में भी डिस्कस किया गया है, तो आपने इनकी वैल्यूज़ को याद कर लेना है। कई दफ़ा बेटा ऐसा होता है चीज़ें बिल्कुल डीप कॉन्सेप्ट के साथ समझ नहीं आ रही होती, वहाँ पर रट्टा भी चलता है, ठीक है। हर बच्चा जो है वो इस लिहाज से कैलकुलेशन में एक जैसा नहीं होता, तो समटाइम चीज़ों को मेमोराइज कर लेना उनके कॉन्सेप्ट में बहुत डिटेल से जाने से समहाउ बेहतर रह जाता है कि वो याद की हुई वैल्यू शायद फ़ौरन से एमसीक्यू सॉल्व कर दे और उसकी कैलकुलेशन करके जो आंसर निकले वो भी वही हो, लेकिन वो तो बुक की जो डाटा है अगर आप याद कर सकते हैं, सारे का सारा नहीं, जो किताब में डिस्क्रिप्शन में, मैं टेबल्स की बात नहीं कर रहा, जो दिया होता है डिस्क्रिप्शन के अंदर आपके टॉपिक से रिलेटेड, उसको उसके आंसर्स को याद कर लेना भी समहाउ बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा दे जाता है। तो एक बार बेटा आपने ये वाली याद करनी थी। नेक्स्ट हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है विच इज़ कॉल्ड आइसोटोप्स। बेटा आइसोटोप्स हमारे पास ऐसे जो हैं वो एलिमेंट्स हैं, ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका एटॉमिक नंबर क्या होता है सेम, लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। बेटा आइसोटोप का जो कॉन्सेप्ट था ये सोडे ने जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया था, और ये एक एलिमेंटल फिनोमिना है, मतलब ये एलिमेंट के अंदर एग्जिस्ट करता है, यानी एक जैसे एटमों में पाया जाता है। कार्बन, कार्बन और कार्बन, कार्बन 12, 13 और 14 एक एलिमेंट के अंदर ही मौजूद है ये, तो ये एक एलिमेंटल फिनोमेना है। और बेटा ये कॉन्ट्रडिक्ट करता है डाल्टन्स की थ्योरी को। डाल्टन्स कहता था कि एक एलिमेंट के अंदर तमाम एटम एक जैसे होते हैं, लेकिन ये कहता है एक एलिमेंट के अंदर तमाम एटम एक जैसे नहीं होते, उनमें मास का फर्क हो सकता है, जिन्हें आइसोटोप्स कहते हैं। तो ये आपने 3 बातें इसके लिए याद रखनी है। बेटा फिर इससे रिलेटेड जो बात है आइसोटोप्स के कंपैरिजन में, जो बाकी न्यूक्लियाइड्स हमारे पास आते हैं जिनमें डिफरेंस है वो है आइसोटोप्स तो आते हैं जिनका सेम जी मतलब एटॉमिक नंबर, जिस तरह कार्बन और कार्बन ये हमारे पास 6 एटॉमिक नंबर सेम, लेकिन मास 12 भी हो सकती है, 13 भी हो सकती है और 14 भी हो सकती है। तो एक एलिमेंट के अंदर तीनों एटम्स का मास जो है वो डिफरेंट है। एक तो इस तरह से बात को सकते हैं, इसे हम कहते हैं आइसोटोप्स, जिनके एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन एटॉमिक मास मुख्तलिफ हो। एक चीज़ हमारे पास होती है जिसे हम कहते हैं आइसोबार्स।
आइसोबार्स में क्या होता है बट आइसोबार्स में हमारे पास डिफरेंट ये है कि कार्बन वर्सेस नाइट्रोजन कंपैरिजन करें। कार्बन के पास एटॉमिक नंबर 6 और नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7। कार्बन का आइसोटोप 14 और नाइट्रोजन का आइसोटोप 14। तो देखिए इनमें क्या मुश्तरक है, क्या मुख्तलिफ है बेटा। इसमें जो चीज़ सेम है वो है एटॉमिक मैस, और जो चीज़ मुख्तलिफ है वो एटॉमिक नंबर। यानी अगर रिवर्स कर दीजिए आइसोटोप्स को तो इसे कहते हैं आइसोबार्स। फिर होता है आइसोटोन्स। आइसोटोन्स हमारे पास ये हैं कि कार्बन वर्सेस ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमारे पास 16। बेटा इनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम होते हैं, तो आइसोटोन्स के अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होंगे। अब आप इनके दोनों के जो दोनों आपके पास आइसोटोप्स हैं इनके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालेंगे बेटा। मैस में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर दीजिए। एटॉमिक मैस में से एटॉमिक नंबर को माइनस करें तो 14 - 6 आंसर क्या आएगा। 14 - 6 आंसर 8 आएगा आपके पास, और 16 - 8 इसका भी आंसर क्या आएगा 8 आएगा। तो दोनों का आंसर क्या हो गया 8। तो इनके नंबर ऑफ सेम न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो कार्बन 14 एंड ऑक्सीजन 16 आर आइसोटोन्स ऑफ ईच अदर, और कार्बन 14 और नाइट्रोजन 14 आर आइसोबार्स ऑफ ईच अदर, एंड कार्बन 14 एंड कार्बन 13 आर आइसोटोप्स ऑफ ईच अदर। इस तरह एक चीज होती है जिसे हम कहते हैं आइसोडायफर्स। इनमें n - g सेम रहता है। आइसोडायफर्स, आइसोडायफर्स में क्या होगा n - g। जिस तरह हमारे पास एक एलिमेंट है जिसका नाम है फ्लोराइड 919, और एक हमारे पास है पोटाशियम बेटा ये 1939। अब आप क्या करिए, सबसे पहले आप क्या निकालेंगे बेटा, इनकी वैल्यू निकालें हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकलते हैं 19 - 9। 19 - 9 हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 10, और यहाँ से निकालिए 13 - 19 बेटा इसका हमारे पास क्या आंसर आएगा, ये आपके पास आंसर आएगा 20 बेटा। अब आप क्या करिए, अब आप इसमें से माइनस कर दिए जी ऊपर लिखा होता है एटॉमिक नंबर होता है, तो इसमें से 10 - 9 हो जाएगा और इसमें से 20 - 19 हो जाएगा। तो दोनों का आंसर क्या आएगा 1। ठीक है, तो बेटा ऐसे एलिमेंट्स कहलाते हैं आइसोडायफर्स। क्या किया हमने, सबसे पहले हमने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकाले मैस में से एटॉमिक नंबर को माइनस करके, मैस में से एटॉमिक नंबर को माइनस करके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकाले, और फिर ये ऊपर जो तादाद होती है एटॉमिक नंबर, इसे प्रोटॉन की तादाद कहते हैं, इनको माइनस कर दिया तो आपके पास दोनों का आंसर सेम आ गया। इसे हम क्या कहेंगे आइसोडायफर्स। लास्ट में टर्म है आइसो इलेक्ट्रॉन्स के हवाले से। आइसो इलेक्ट्रॉन्स आपने पहले भी स्टडी किए हैं। आइसो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, मिसाल के तौर पे हमारे पास जो फ्लोराइड -1 है, नियॉन है, और आपके पास सोडियम +1 है या मैग्नीशियम +2। इन तमाम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद 10 है। फ्लोराइड के अंदर वैसे इलेक्ट्रॉन्स की तादाद फ्लोरीन में 9 होती है, एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर लिया तो 10। नियॉन के अंदर होती ही 10 है, और सोडियम में 11 लेकिन +1 का मतलब है 10। मैग्नीशियम के अंदर 12 लेकिन +2 का मतलब हो जाएगा 10। तो ये आइसो इलेक्ट्रॉन्स हैं। इनमें से सिर्फ आइसोटोप्स जो हैं वो एक एलिमेंट के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, तभी हमने क्या कहा था ये एक एलिमेंटल फिनोमिना है। ठीक होगी बात। नेक्स्ट हमारे पास कुछ बातें आइसोटोप्स में जो सेम हैं और कुछ बातें जो कि डिफरेंट हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास आइसोटोप्स के अंदर सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। इसके अलावा इनकी पोजीशन आइसोटोप्स की प्रोडक्ट टेबल में सेम होती है, क्योंकि प्रोडक्ट टेबल को एटॉमिक नंबर यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की बुनियाद पे ही तरतीब दिया गया है, तो इसलिए पोजीशन इन प्रोडक्ट टेबल की क्या होती है उसमें सेम रहती है। फिर बेटा इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम रहती है, क्योंकि आइसोटोप्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद नहीं बदलती, तो इलेक्ट्रॉन्स की तादाद सेम है, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी सेम रहेगी। सिमिलरली केमिकल रिएक्शंस जो हैं उनके सेम रहते हैं, क्योंकि वो किस पे डिपेंड करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स की तादाद पे ही डिपेंड कर रहे होते हैं। हाँ, जो चीज़ें डिफरेंट होती हैं वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का फ़र्क है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करते हैं मैथ पे, इसलिए डिफरेंट होती हैं। हाफ लाइफ, बेटा हाफ लाइफ भी जो स्टेबल आइसोटोप होते हैं उनकी हाफ लाइफ जो है वो ज़्यादा होती है, जो अनस्टेबल होंगे उनकी हाफ लाइफ कम होगी, कार्बन 13, कार्बन 12। और फिर डिफ्लेक्शन इन मैग्नेटिक फील्ड, आप स्पेक्ट्रम में देखते हैं नियॉन 20, नियॉन 21 और नियॉन 22, तो हर एक की जो डिफ्लेक्शन है वो डिफरेंट है। सबसे ज़्यादा छोटा आइसोटोप जल्दी डिफ्लेक्ट करता है नियॉन 20। फिर हमारे पास इसकी रिलेटिव अबंडेंस जो है, रिलेटिव अबंडेंस
वो भी तीनों आइसोटोप्स की एक जैसी नहीं होती। नियॉन 20 जो ज़्यादा स्टेबल है वो एग्जिस्ट भी ज़्यादा करेगा। बट इसके अलावा रेट ऑफ डिफ्यूजन और अफ्यूजन वो भी मैस पे डिपेंड करता है, डिफ्यूज और अफ्यूज होना, इसलिए तीनों का वो भी सेम नहीं होगा। और लास्ट में रेट ऑफ रिएक्शन एक्टिव मैस पे डिपेंड करता है, जो चीज़ मैस पे डिपेंड करती है वो इनकी सेम कैसे हो सकती है, इनका मैस फ़र्क है। तो इसलिए आइसोटोप्स के अंदर ये वाले फीचर्स जो हैं वो सिमिलर हैं और ये वाले फीचर्स जो हैं वो डिफरेंट हैं। ठीक होगी बात? यहीं से नेक्स्ट बेटा हमारे पास एमसीक्यूज है। एमसीक्यूज में स्टेटमेंट जो दी गई है वो ये है कि इन जो हमारे पास ऑप्शन है इनमें से कौन सी ऑप्शन में इलेक्ट्रॉन की तादाद प्रोटॉन से ज़्यादा है और प्रोटॉन की तादाद न्यूट्रॉन से ज़्यादा है। ठीक है, ये स्टेटमेंट किस ऑप्शन के लिए ट्रू है? तो पहली बात तो यह है कि इसमें जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन की तादाद प्रोटॉन से ज़्यादा है ना, ये कभी भी कैटायंस में नहीं हो सकती। ठीक है, कैटायंस होते ही वो हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन की तादाद प्रोटॉन से कम होगी तो ही पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो एक क्लू ये होगा कि जिसमें भी वो पूछे इलेक्ट्रॉन की तादाद प्रोटॉन से ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन की तादाद प्रोटॉन से ज़्यादा है, उसमें पॉजिटिव आयंस को आप ख़त्म कर लें, पॉजिटिव आयन इसमें शामिल नहीं होंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास नेगेटिव आयंस वाले इसमें इंक्लूड किए जाएंगे। नेगेटिव आयंस में एक फ्लोराइड और एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। फिर वो पूछ रहा है कि प्रोटॉन्स की तादाद न्यूट्रॉन से किस में ज़्यादा है, प्रोटॉन्स की तादाद किस में? बेटा इसमें हाइड्रोजन रोल प्ले करेगा, क्योंकि हाइड्रोजन अमूमी तौर पे प्रोटॉन न्यूट्रॉन बराबर होते हैं जो स्टेबल आइसोटोप्स होते हैं उनके, लेकिन जो हाइड्रोजन है उसमें प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन नहीं होता। तो जिसमें भी हाइड्रोजन यानी H होगा उसमें जो प्रोटॉन्स की तादाद है वो न्यूट्रॉन से ज़्यादा ही आएगी। इसमें नहीं है, ठीक है, लेकिन इसमें हाइड्रोजन मौजूद है और हाइड्रोजन में प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन नहीं है। तो ये वो आइसोटोप है जो क्या होगा, जिसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन से ज़्यादा होंगे और इलेक्ट्रॉन तो माइनस चार्ज है, इस वजह से इलेक्ट्रॉन की तादाद भी ओवरऑल ज़्यादा है। सो ऑप्शन चार्ली इज करेक्ट। अगर आप कैलकुलेट करना चाहें तो इसमें हमारे पास जो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, बेटा प्रोटॉन की तादाद इसमें कितनी होगी? ऑक्सीजन में 8 और 1 हाइड्रोजन के अंदर तो 9 प्रोटॉन्स हैं। न्यूट्रॉन्स की तादाद बेटा इसमें कितनी होगी? 8 सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन के अंदर। और इलेक्ट्रॉन की तादाद हमारे पास कितनी होगी? इलेक्ट्रॉन इसमें बेटा 8 है प्रोटॉन्स की तादाद और ये तादाद 9 है न्यूट्रॉन्स की, और इलेक्ट्रॉन्स की तादाद इसमें कितनी आएगी? 8 इसके और हाइड्रोजन का 1 और 1 माइनस चार्ज के लिए 10। ये इसका बेटा सोल्यूशन भी होगा। तो ये चीज़ आपने देखनी थी। नेक्स्ट हमारे पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन यानी डाटा बेस्ड हैं और यू हैव टू मेमोराइज। बेटा वो है कि कुल एलिमेंट्स की जो तादाद है हमारे पास वो 118 है। अब एलिमेंट्स को मैंने दो तरह से क्लासिफाई किया है, एक तो आइसोटोप्स के हवाले से। किस हवाले से? कि एलिमेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनके एक से ज़्यादा आइसोटोप्स बनते हैं, उन्हें कहते हैं पॉली आइसोटॉपिक, और ऐसे एलिमेंट्स जिनका सिर्फ एक ही आइसोटोप बनता है उन्हें हम कहते हैं मोनो आइसोटॉपिक। तो मोनो आइसोटॉपिक एलिमेंट्स की तादाद जो है वो हमारे पास कितनी है? ये वाली। देयर आर 4 जो आपकी बुक में मौजूद है। आपकी बुक के आपने सिर्फ अपनी बुक के याद करने हैं। तो फ्लोरीन, आयोडीन, गोल्ड और आर्सेनिक जो हैं दे आर कॉल्ड मोनो आइसोटॉपिक, यानी इनका एक ही आइसोटोप एग्जिस्ट करता है। लेकिन जो पॉली आइसोटॉपिक है बेटा ये डाटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी बुक के अंदर मौजूद है और एमसीक्यूज़ के हवाले से हर लिहाज से ये अहम डाटा है। तो मैंने इसको इस तरह से अरेंज किया है कि ऐसे पॉली आइसोटॉपिक जो कि 2 आइसोटोप रखते हैं, फिर 3, 4, 5, 6, 9, 11 और 16, यानी सिर्फ वही जो आपकी बुक में मौजूद है आपने सिर्फ वही याद रखने हैं। बेटा जिनके 2 आइसोटोप्स हैं वो है क्लोरीन, ब्रोमीन और बोरॉन। कुछ एक्सरसाइज में लिखे हुए हैं, कुछ आपके पास डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। फिर 3 आइसोटोप वाले कौन कौन से हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नियॉन। इनके 3 आइसोटोप्स हैं। सल्फर ये आपका टेबल है उसमें लिखा हुआ है कि सल्फर हैज 4 आइसोटोप्स, निकल के 5। ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपकी किताब में डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। 5 आइसोटोप्स निकल के हैं, 6 आइसोटोप कैल्शियम और प्लाटियम के हैं, 9 आइसोटोप्स जो हैं वो कैडमियम के हैं और ये मिक्स हो जाता है कैडमियम और प्लाटियम वगैरह। 11 टिन के हैं और 16 जो हैं वो सिल्वर के हैं, ये एक्सरसाइज में मौजूद हैं। तो आपने इस डाटा को याद कर लेना है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो
इनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से भी कुछ चीज़ें मौजूद है। फॉर एग्जांपल एलिमेंट्स की तादाद 118 है और उनके आइसोटॉप्स की तादाद 580 580 है। उन 580 में से जो नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं बेटा वो हैं 280 और जो आर्टिफिशियल है उनकी तादाद है 300 मैन मेड जो हैं, और मैन मेड अनस्टेबल आइसोटॉप्स होते हैं। नेचुरल जो 280 आइसोटॉप्स हैं उनमें जो रेडियो एक्टिव है उनकी तादाद है 40 और जो स्टेबल हैं वो 240 के करीब है, और 240 में से भी जो ऑड हैं वो 86 है और जो इवन है वो 154 है, और उस 154 में से भी जो मल्टीपल ऑफ 4 हैं दे आर मोर स्टेबल, यानी 4, 8, 12, 16 ये वाले आइसोटॉप्स जो है वो ज़्यादा स्टेबल है जिनमें 4 डिजिट मल्टीप्लाई हो रहा होता है। तो बेटा ये वो डाटा था जो आपने मेमोराइज करना है, इस डाटा को आपको मेमोराइज करना पड़ेगा, ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से अहम है। ठीक है बात, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज़ अबाउट मास स्पेक्ट्रोमेट्री। टिल देन अल्लाह हाफिज़।